हेलो दोस्तों, मैं शल वीरेंद्र गुज्जर। और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन आयुर्वेदिक डॉक्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें। तो पिछले वीडियो में अपन ने 7वें चैप्टर के बारे में पढ़ लिया था। इस वीडियो में अपन 8th चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है रोग विसर्जितम विमानम। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें 10 से 10 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये और थोड़ा सा लंबा भी चैप्टर है। तो 8वां चैप्टर, अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। पहले नंबर पे लिख रखा है शास्त्र परीक्षा। ठीक है, तो शास्त्र की परीक्षा जो है किस प्रकार से करते हैं, तो इधर देखना शास्त्र के गुण पूछे जाएं तो शास्त्र के गुण कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो अपने को याद रखना है ना कि शास्त्र गुण कितने होते हैं? 18। तो 2 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि शास्त्र गुण बताओ, तो शास्त्र के गुण की अपनी संख्या याद रखनी, शास्त्र गुण 18 होते हैं। तो फिर इसमें देखना शास्त्रम एवं आदित्य परीक्षित। ठीक है, तो शास्त्र की परीक्षा बता रखी है यहाँ पे। फिर इसमें अपन नीचे जो है हिंदी में देख लेते हैं एक बार। शास्त्र परीक्षा कि बुद्धिमान पुरुष अपने कार्य की गुरुता, लघुता, क्रमफल और मोक्ष आदि किसी भी एक विषय को लेकर अध्ययन में प्रवृत्त होना। क्रमफल की बता रही है ना, ये कह रहा है बुद्धिमान पुरुष अपने कार्य मतलब कर्तव्य की गुरुता मतलब कठिनता या फिर लघुता सरलता, क्रमफल किसको बोलते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इनमें से किसी भी एक विषय को लेकर अध्ययन में प्रवृत्त होना। फिर अनुबंध मतलब कर्म से होने वाले शुभ तथा अशुभ कि शास्त्र को पढ़ने से अच्छा हल होगा या बुरा। देश और काल मतलब कर्तव्य के अनुसार देश काल है या नहीं को जानकर और युक्तिपूर्वक सोचकर जब वैद्य बनने की इच्छा करे तो सर्वप्रथम शास्त्र की परीक्षा करें। तो सबसे पहले किसको? बुद्धिमान पुरुष को अपने शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए कि अपने को जो है कौन सा शास्त्र पढ़ना है और कौन सा शास्त्र नहीं पढ़ना है। तो इसमें देखना क्योंकि वैद्यों के अनेक प्रकार के शास्त्र संसार में प्रचलित हैं और अपन भी देखते हैं कि बहुत सारी संहिताएं आ रखी अलग अलग वैद्यों की। ठीक है, तो अपने को क्या करना है? शास्त्र की परीक्षा करनी है। फिर इनमें जिसे समझे कि बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों से सेवित मतलब पढ़ा जाता है। तो अपने को कौन से शास्त्र पढ़ते हैं? अब मेन बात जो है यहाँ से शुरू हो रही है। ठीक है, कि शास्त्र की परीक्षा किस प्रकार करेंगे, तो अपने को वो शास्त्र पढ़ने हैं जो बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों के द्वारा पढ़ा जाता हो, है ना। फिर विषय बहुल मतलब बहुत से विषय हों। आप्त जनों से पूजित, आप्त उपदेश मतलब आप्त पुरुष होते हैं ना, उनके द्वारा पूजित हो। उत्तम, मध्यम, अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के लिए लाभप्रद हो। मतलब शास्त्र ऐसा होना चाहिए जो तीनों बुद्धि वाले, उत्तम बुद्धि वाले, मध्यम बुद्धि वाले और अल्प बुद्धि वाले, तीनों इस प्रकार के शिष्यों के लिए लाभप्रद हो। पुनरुक्त दोष रहित हो, मतलब उसमें बार बार जो है एक ही विषय का बार बार वर्णन नहीं होना चाहिए, मतलब पुनरुक्ति नहीं होनी चाहिए। तो पुनरुक्त दोष से रहित हो। ऋषि से बनाया गया मतलब ऋषियों ने उसको बनाया हो। सम्यक रचित सूत्र, सम्यक प्रकार से उसकी रचना की गई हो। भाष्य और संग्रह के क्रम वाला, मतलब वहाँ पे भाष्य और संग्रह इनका जो है क्रम होना चाहिए। सुंदर अर्थ वाला हो। अनौपतित शब्द मतलब जिससे ग्राम्य शब्दों का प्रयोग ना हो। अनौपतित शब्द बोलते हैं ग्राम्य शब्द होते हैं ना, उनको पतित शब्द है ना। तो अनौपतित शब्द मतलब ग्राम्य शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। जिसके उच्चारण में कष्ट न हो ऐसे शब्दों से युक्त, तो ऐसे शब्द होने चाहिए कि उनके उच्चारण करने में कष्ट ना हो। विषय का वर्णन अधिक रूप में किए गए प्रकरण क्रम के से विषयों के सन्निवेश वाला, मतलब विषय का वर्णन जो है अधिक रूप में किया गया हो। अर्थ तत्व को निश्चित करने में प्रधान, तो अर्थ तत्व को जो है निश्चित करने में प्रधान हो। संगतार्थ मतलब पूर्व ऊपर के वाक्यों में विरुद्धता न पाई जाती हो, मतलब कि जो एक बार पहले कुछ और कहा गया है बाद के चैप्टर में कुछ और बोल दिया गया, तो मतलब पूर्व और पर मतलब पहले के और बाद के वाक्यों में विरुद्धता नहीं होनी चाहिए, है ना, विपरीत नहीं होनी चाहिए। असंकुल प्रकरण मतलब कि जिसमें दूसरे प्रकरण का विषय दूसरे में और दूसरे का दूसरे में न कहा गया हो, मतलब कि एक दूसरे से रिलेटेड होने चाहिए, है ना। ये नहीं होना चाहिए कि एक विषय यहाँ पे कह दिया एक विषय कहीं और कह दिया। तो इस प्रकार असंकुल प्रकरण वाला होना चाहिए। फिर शीघ्र अर्थ को बताने में समर्थ, मतलब उसका अर्थ जो है शीघ्र ही पता लग जाए। लक्षण और उदाहरण वाला हो। ठीक है, तो शीघ्र अर्थ को बताने में समर्थ हो, लक्षण वाला हो, उदाहरण वाला हो, उसी शास्त्र को अध्ययन के लिए चुने।
तो ये जो है शास्त्र की परीक्षा बता दी गई है। तो आपने को यहाँ से जो है इसको पढ़ना है। तो शास्त्र के गुण बता दिए 18 होते हैं। तो शास्त्र परीक्षा कैसे करनी है कि आप ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने को लिखना शास्त्र परीक्षा में कि बुद्धिमान वैद्य को जो है युक्तिपूर्वक सोचकर ही सर्वप्रथम शास्त्र की परीक्षा करनी चाहिए। और शास्त्र कैसा होना चाहिए, बहुत बड़े यशस्वी और धीर पुरुषों से पढ़ा जाता हो, विषय बहुल हो, आप जनों से पूजित हो, उत्तम मध्यम अल्प बुद्धि वाले शिष्यों के लिए लाभप्रद हो, पुनरुप दोष से रहित हो, ऋषियों से बनाया गया हो, सम्यक रचित सूत्र भाष्य और संग्रह के क्रम वाला हो, सुंदर अर्थ वाला हो, अनवपतित शब्द वाला हो, ठीक है, जिसके उच्चारण में कष्ट न हो, ऐसे शब्दों से युक्त हो। फिर आगे अर्थत्व को निश्चय करने में प्रधान हो, संगतार्थ, ठीक है, असंकुल प्रकरण वाला हो। फिर शीघ्र अर्थ को बताने में समर्थ हो, लक्षण और उदाहरण वाला हो। तो इस प्रकार के शास्त्र को क्या करना है, अपने को चुनना है। तो ये होगी शास्त्र परीक्षा। तो अगर शास्त्र परीक्षा से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो अपने को इस प्रकार से ये लिख देना है जो अभी अपन ने पढ़े हैं। अब आगे देखते हैं, आगे आती है आचार्य परीक्षा, ठीक है। तो 6 नंबर दूसरा कौन सा है, आचार्य परीक्षा। तो पहले शास्त्र की परीक्षा कर ली, अब आचार्य मतलब जिससे अपन पढ़ रहे हैं तो उस आचार्य की परीक्षा करनी। तो ये आचार्य परीक्षा। तो इसमें देखना शास्त्र परीक्षा के बाद आचार्य की परीक्षा करें। जैसे जो प्रियवदात श्रुत, प्रियवदात श्रुत मतलब शास्त्र के मर्मों से अच्छी प्रकार परिचित होने से निर्मल गानी, मतलब कि शास्त्र के कर्मों में है ना अच्छी प्रकार से परिचित होना चाहिए, उसको बोलते हैं प्रियवदात श्रुत। फिर चिकित्सा के प्रत्येक कर्म को बार बार प्रत्यक्ष देखने वाला, मतलब जिन्होंने है ना बार बार प्रैक्टिकल वर्क किया हो, तो चिकित्सा के प्रत्येक कर्म को बार बार प्रत्यक्ष देखने वाला हो। दक्ष हो, है ना, मतलब कार्य करने में क्या होना, दक्ष होना चाहिए। दक्षिण मतलब कि प्रत्येक कार्य करने में कुशल, दक्षिण का मतलब हो रहा है कि प्रत्येक कार्य में करने में कुशल हो। पवित्र होना चाहिए, जिसका हाथ यशस्वी हो, प्रत्येक कार्य करने में अभ्यस्त हो, मतलब हाथ यशस्वी होना चाहिए। इसका मतलब है कि हाथ जो है प्रत्येक कार्य करने में अभ्यस्त होना चाहिए। चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री से संपन्न हो, तो आचार्य कैसा होना चाहिए कि चिकित्सा में जितनी भी प्रयुक्त होती हैं सामग्री, उन सारी सामग्रियों से संपन्न हो। सभी इंद्रियों से संपन्न होना चाहिए। प्रकृतिज्ञ को जानने वाला हो, मतलब स्वभाव को जानने वाला होना चाहिए। प्रतिपत्तिज्ञ मतलब कर्तव्य को जानने वाला चाहिए, स्वभाव को जानने वाला होना चाहिए, कर्तव्य को जानने वाला होना चाहिए। अविकृत विद्या वाला होना चाहिए, मतलब उसकी विद्या जो है विकृत नहीं होनी चाहिए, अविकृत विद्या वाला। फिर अहंकार शून्य, उसमें अहंकार नहीं होना चाहिए, अहंकार शून्य होना चाहिए। झूठा आरोप लगाकर दूसरों की निंदा न करने वाला, मतलब कि दूसरों की निंदा करने वाला न हो। अक्रोधी हो, क्लेश का सामना करने वाला हो। शिष्यों पर प्रेम रखने वाला हो, अध्यापन में समर्थ हो, ठीक है, अध्यापन मतलब पढ़ाने में समर्थ हो। विषयों को समझाने में चतुर हो। तो इन गुणों से युक्त वैद्य को क्या करना चाहिए, इन गुणों से युक्त वैद्य से अपने को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये आचार्य की परीक्षा बता दिए। तो एक बार फिर से बता देता हूँ कि आचार्य परीक्षा के क्वेश्चन आए कि आचार्य परीक्षा बताओ, आचार्य परीक्षा कैसे करेंगे। तो इस प्रकार क्वेश्चन आए तो उसमें लिखना है कि जो प्रियवदात श्रुत हो, चिकित्सा के प्रत्येक कर्म को बार बार प्रत्यक्ष देखने वाला हो, ठीक है, कार्य करने में दक्ष हो, फिर प्रत्येक कार्य करने में कुशल हो, पवित्र हो, हाथ यशस्वी या फिर अनेक कार्य करने में अभ्यस्त हो, चिकित्सा में प्रयुक्त होने वाली सारी सामग्री से संपन्न हो, सभी इंद्रियों से संपन्न हो, स्वभाव को जानने वाला हो, कर्तव्य को जानने वाला हो, अविकृत विद्या वाला हो, अहंकार शून्य, फिर झूठा मतलब दूसरों की निंदा करने वाला न हो, अक्रोधी हो, क्लेश का सामना करने वाला हो, शिष्यों पर प्रेम रखने वाला हो, अध्यापन में समर्थ हो और विषयों को समझाने में चतुर हो। तो इस प्रकार से ये आचार्य की परीक्षा हो गई। अब आगे देखते हैं शास्त्र ज्ञान के साधन, ठीक है। तो अगला आता है, पहले अपन ने शास्त्र परीक्षा देख ली, फिर आचार्य परीक्षा देख ली, अब शास्त्र ज्ञान के साधन बता रहे हैं। तो शास्त्र ज्ञान के साधन, तो क्वेश्चन आए कि शास्त्र ज्ञान के साधन बताओ, ज्ञान के उपाय बताओ या फिर कुशल वैद्य बनने के उपाय बताओ। तो इन तीनों का जो है एक ही उत्तर होएगा। तो क्वेश्चन 3 है और उत्तर एक ही है। शास्त्र ज्ञान के साधन, ज्ञान के उपाय पूछे या फिर कुशल वैद्य बनने के उपाय पूछे, ठीक है। तो उसके जो है एक ही उत्तर है और वो कौन सा है, यहाँ पे दे रखा है कुशल वैद्य बनने के उपाय। तो इसमें देखना अध्ययनम अध्यापनम तद्वित संभाषा च इति उपाया, ठीक है। तो मतलब अध्ययन करना, अध्यापन और तद्वित संभाषा, ये क्या है, कुशल वैद्य बनने के उपाय हैं, ठीक है। मतलब उसको
अध्ययन करना भी आना चाहिए, अध्यापन करना भी आना चाहिए, और तद्वित संभाषा मतलब संभाषा करनी भी आनी चाहिए। तो ये किसके हो गए? तो शास्त्र ज्ञान के उपाय पूछे, ज्ञान के उपाय पूछे, या फिर कुशल वैद्य बनने के उपाय पूछे, तो तीनों का एक ही उत्तर है, अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे दे रखा है अध्ययन विधि। ठीक है, मतलब किस प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। तो अध्ययन विधि में क्या लिखोगे, इसमें देख लेते हैं पहले। मतलब स्वस्थ और कर्तक्षण, है ना। कर्तक्षण मतलब सारे व्यापारों को छोड़ केवल आयुर्वेद अध्ययन के संकल्प वाले। छात्र प्रातः काल या फिर उपयुक्त काल में उठकर आवश्यक शौच आदि क्रिया करने के बाद स्नान, संध्या, आचमन, देवता, ऋषि, गो, ब्राह्मण, गुरु, वर्द, सिद्ध और आचार्यों को नमस्कार करके समतल या फिर कह रहा है कि पवित्र स्थान में सुखपूर्वक बैठकर अपने दोष एवं त्रुटियों के दूर करने के हेतु और दूसरे के दोष एवं त्रुटियों को जानने के लिए अर्थ तत्वों को भली प्रकार जानकर एकाग्र मन से आयुर्वेद सूत्रों को जिस क्रम से अध्ययन किया हो उसका उसी क्रम से बार बार आवर्ती करें। इसी प्रकार मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि में निरंतर समय के व्यर्थ न बिताते हुए शास्त्रों का अभ्यास करें। यह अध्ययन की विधि है। तो अध्ययन की विधि 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि अध्ययन विधि बताओ। तो अध्ययन विधि में क्या लिखोगे कि स्वस्थ, इसमें लिखना है कि स्वस्थ और कर्तक्षण, ये कह रहा है कि फिर स्वस्थ कर्तक्षण छात्र के जो गुण बता रहा है कि स्वस्थ और कर्तक्षण छात्र है ना। तो स्वस्थ और कर्तक्षण छात्र, ये कह रहा है कि प्रातःकाल उठकर शौच आदि क्रिया से निवृत्त होने के बाद स्नान, ठीक है, स्नान, संध्या, आचमन या फिर देवता, गो, ब्राह्मण, ऋषि, है ना, गुरु, वर्द, सिद्ध, आचार्य, इनको नमस्कार करके समतल और पवित्र स्थान में सुखपूर्वक बैठना है। फिर ये कह रहा है कि अपने दोष एवं त्रुटियों को दूर करने हेतु और दूसरे के दोष और त्रुटियों को जानने के लिए क्या करना है कि एकाग्र मन से आयुर्वेद के सूत्रों को जिस क्रम में अध्ययन करवाया गया है ना, पढ़ाया गया है, उसी क्रम में क्या करना है कि बार बार उसको दोहराना है। फिर इसी प्रकार क्या करना है, मध्याह्न में करना है, सायंकाल में करना है, रात्रि में। तो मध्याह्न, सायंकाल, रात्रि में भी इसी प्रकार क्या करना है, अभ्यास करना है, और ये अध्ययन की विधि है। तो इस प्रकार से अध्ययन की विधि होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं अध्यापन। तो ये कुशल वैद्य बनने के उपाय चल रहे हैं। कुशल वैद्य बनने के उपाय आए थे ना 3 कि अध्ययन, अध्यापन और तद्वित संभाषा, तो वो चल रही है। तो ये अगला नेक्स्ट कौन सा था, अध्यापन। तो अगला था अध्यापन विधि। तो इसमें देखते हैं अध्यापन विधि। तो अध्यापन मतलब पढ़ाना। तो पढ़ाना कैसा है ना, कैसे पढ़ाना है, तो इसमें देखना। अब इसके बाद अध्यापन विधि, छात्रों को पढ़ाने की इच्छा रखने वाले आचार्य प्रारंभिक शिक्षक की परीक्षा करें। तो इसमें कह रहा है कि जो छात्रों को पढ़ाता है ना, मतलब आचार्य है, तो आचार्य को किसकी परीक्षा करनी चाहिए, ये कह रहा है कि शिष्य की परीक्षा करनी चाहिए सबसे पहले। फिर शांत प्रकृति वाला, आर्य मतलब श्रेष्ठ स्वभाव वाला, अशुद्धर मतलब कि उत्तम कार्य करने वाला, सीधे नेत्र, मुख और नासा वश वाला, पतली, रक्त, विशद, जीवा वाला, अधिकृत दंत और ओष्ठ वाला, मिनमिन न बोलने वाला, धैर्य संपन्न, अहंकार रहित, धारण करने की उत्तम शक्ति वाला, तर्क एवं स्मरण शक्ति संपन्न, उदार मन वाला, वैद्य के कुल में उत्पन्न हुआ अथवा वैद्य के आचार विचार से भली प्रकार परिचित, अर्थ तत्वों को जानने में अभिनिवेश वाला मतलब इच्छा वाला, अविकृत अंग वाला, सभी इंद्रियों से युक्त, विश्वास पात्र, अनुद्धत अर्थ तत्वों का चिंतक, शील, सोच, आचार, अध्ययन में प्रेम, चतुरता एवं अनुकूलता से युक्त, अध्ययन करने का अत्यंत इच्छुक, शास्त्र के अर्थ को समझने और प्रत्यक्ष क्रम देखने के लिए एकाग्र मन से तत्पर, लोभ रहित, आलस रहित, सभी प्राणियों के हित को चाहने वाला, गुरु के प्रत्येक आज्ञाओं और उपदेशों को मानने वाला और गुरु में प्रेम रखने वाला, ऐसे सभी गुण संपन्न छात्र का आयुर्वेद पढ़ाने योग्य कहते हैं। तो यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है। तो ये किसकी दे रखी है, अध्यापन। मतलब पहले तो अध्यापन विधि बता रखी। तो अध्यापन में पहले ये शिष्य की परीक्षा बता रहा है ना। इसमें जो है शिष्य की परीक्षा बता रहा है कि अध्यापन करके कि अध्यापन की कौन से शिष्य को करवाना चाहिए, तो उसकी शिष्य की परीक्षा बता रहा है। अभी अपने आचार्य की परीक्षा देखी थी, तो अध्यापन में ये कह रहा है कि शिष्य की परीक्षा देखनी है पहले आचार्य को। तो शिष्य की परीक्षा में बता रहा है। तो शिष्य की परीक्षा है, तो इसमें जो है यही लिख रहे हैं। तो शिष्य परीक्षा में कुछ एक पॉइंट दे लेते हैं, सारे पॉइंट देखने के बजाय। तो मैं बता रहा हूँ, एक बार उन पॉइंटों के निशान लगा लेना, है ना। तो
तो सबसे पहले आचार्य क्या करना है, शिष्य की परीक्षा करनी। तो शिष्य कैसा होना चाहिए, शांत प्रकृति वाला, श्रेष्ठ स्वभाव वाला, उत्तम कार्यों को करने वाला, फिर इसके अलावा सीधे नेत्र, मुख और नासावंश वाला, फिर मिनमिल न बोलने वाला, धैर्य संपन्न, अहंकार रहित होना चाहिए, उत्तम धारण शक्ति करने वाला होना चाहिए, ठीक है, और तर्क एवं समरण शक्ति संपन्न वाला होना चाहिए, वैद्य के कुल में उत्पन्न होगा, ठीक है, वैद्य के कुल में उत्पन्न होने वाला होना चाहिए। फिर इसके अलावा अविकृत अंग वाला होना चाहिए, सभी इंद्रियों से युक्त होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए। फिर आगे सोच पवित्रता होनी चाहिए उसमें, अध्ययन में प्रेम करने वाला होना चाहिए। फिर इसके अलावा शास्त्र के अर्थ को समझने और प्रत्यक्ष क्रम देखने के लिए एकाग्र मन से तत्पर, मतलब कि शास्त्र को अर्थ को समझने और प्रत्यक्ष क्रम करने में एकाग्र मन वाला होना चाहिए, लोभ रहित होना चाहिए, आलस रहित होना चाहिए और सभी प्राणियों के हित को चाहने वाला होना चाहिए और गुरुओं के उपदेशों को मानने वाला होना चाहिए और गुरु में प्रेम रखने वाला होना चाहिए। तो ये किसके, शिष्य परीक्षा होगी, ठीक है। तो ये याद रखने हैं, शिष्य परीक्षा। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे बता रखा है अध्यापन का प्रारंभ, मतलब कि अपन जो है अध्यापन का प्रारंभ कैसे करेंगे। तो इसमें देखना अध्यापन के प्रारंभ में कि आचार्य की आराधना का इच्छुक ऊपर बताए हुए गुणों से युक्त छात्र गुरु के पास आवे तो गुरु कहे कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन को पुष्य, हस्त, श्रवण, अश्विनी इनमें से किसी एक नक्षत्रों के साथ कल्याणकारक, भगवान चंद्रमा से योग होने पर कल्याणकारक, करण और मैत्र मुहूर्त में मुंडन कराकर एक दिन पहले उपवास अर्थात व्रत करने के बाद स्नान कर कासाय वस्त्र पहनकर। तो इसमें जो है अपन ये पूरा न पढ़ के ऐसे ही अटपटा सा दे रखा है, ठीक है। तो इसको पूरा न पढ़ के एक बार जो है इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं अपन। तो अध्यापन का प्रारंभ जो है इसमें उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अच्छे दिन पुष्य को, है ना। तो उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में अपने को क्या करना है, अध्यापन प्रारंभ करना है। फिर उसके बाद कह रहा है कि व्रत करने के बाद स्नान कर, फिर एक दिन पहले क्या करना है, व्रत करना है, फिर स्नान करना है, फिर उसके बाद क्या, कौन से वस्त्र पहनने, कासाय वस्त्र पहनने। फिर वही बता रहा है कि हाथ में सुगंधित द्रव्य लेके, है ना, अग्नि, घी, लेप द्रव्य, फिर दूब, सुवर्ण, हेम, चांदी, मणि, मोती, मूंगा, छोम, प्रीति, है ना, कुछ दान के अलावा सरसों, अक्षत और सफ़ेद फूल, जो कुछ छुट्टे फूलों, कुछ की मालाएं बनी हो, मेद्य, बक्से और गंध एवं घिसावा चंदनी सामग्रियों को लेकर तुम आओ। तो इसमें सिंपल सी बात है अध्यापन के प्रारंभ में कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में जो है अपने का अध्यापन प्रारंभ करना है। फिर अध्यापन प्रारंभ करने से एक दिन पहले क्या करना है कि उपवास करना है और फिर व्रत करने के बाद स्नान कर कासाय वस्त्र पहने। फिर ये कह रहा है कि अग्नि, घी, लेप द्रव्य, फिर सुगंधित द्रव्य या फिर सुवर्ण, हेम, कुश, दान के अलावा सरसों, अक्षत, फिर चांदी, मोती, मणि, इनको क्या करना है कि इन सामग्रियों लेकर तुम्हें आना है अध्यापन प्रारंभ करने से पहले, मतलब ये आचार्य के पास लेकर जाने। तो इस प्रकार ये अध्यापन का प्रारंभ कर रहा है। तो इसमें ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो कि उत्तरायण के शुक्ल पक्ष में प्रारंभ कर रहा है और कौन से वस्त्र पहनने, कासाय वस्त्र पहनने। अब आगे देखते हैं, ये कोटेशन नंबर 10 दे रखा है, स तथा कुर्यात। ये पीजी में पूछ लिया जाता है कि स तथा कुर्यात, ठीक है, ये किसके लिए आया, ये शिष्य के लिए आया है। तो इसका रेफरेंस याद रखना कि चरक विमान 8 में है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे देखना, ठीक है, आयुर्वेद असीम। तो आयुर्वेद को क्या माना गया, असीम माना गया, मतलब जिसका कोई सीमा नहीं है। तो कोटेशन में पहले इंपॉर्टेंट में निशान करना, न च हैस्ति सूत्रम, ठीक है, सूत्रम आयुर्वेद से पारम तस्माद परमत्तः, ठीक है, एक तो इस पे अंडरलाइन करनी। फिर दूसरा, कृत्स्नो ही लोको बुद्धिम मत आचार्य स्त्रु से बुद्धिम ताम, ठीक है। तो ये जो है किसके बारे में, ये इनका रेफरेंस पूछ लिया जाता है। कोटेशन जो है पीजी में पूछते हैं इस प्रकार का रेफरेंस। तो यहाँ पे अपने सेकंड ईयर में, बीए में, सेकंड ईयर में इतना कुछ नहीं आता है। तो पहले इसका जो हिंदी में देख लेते हैं हम कि आयुर्वेद असीम। तो आयुर्वेद शास्त्र का पार नहीं था, सीमा नहीं। तो आयुर्वेद को कैसा माना गया, असीम माना गया, मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं हो।
अतः प्रमाद रहित मतलब सावधान होकर इस शास्त्र के अध्ययन में सदा उद्योग करना चाहिए और यह करना चाहिए पुनः दूसरे की निंदा या उसमें दोषारोपण न करते हुए दूसरों से भी आचरण की सुंदरता को इसी तरह जान लेना चाहिए, क्योंकि बुद्धिमान विचार के लिए सारा जगत आचार्य है और मूर्खों के लिए शत्रु है। अतः बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि सभी बातों को ठीक समझकर धन्य, यश को देने वाला, आयु के लिए हितकारी मतलब सुखकारी, पुष्टिकारक, लौकिक सुखकारी वाक्यों के उपदेश शत्रु भी कर रहा है तो कह रहा है कि सुनना चाहिए और उसके अनुसार कार्य भी करना चाहिए। तो ये कह रहा है कि आयुर्वेद क्या है, असीम है जिसकी सीमा नहीं। ये फिर इसमें लिख रखा है मतलब मोटी मोटी बात ये है, तो ये कह रहा है कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति के लिए जो तो क्या होता है, सारा जगत आचार्य होता है। तो बुद्धिमान व्यक्तियों को जो है सभी की बातों को जो है क्या करना चाहिए, अच्छे से सुनना चाहिए। ये कह रहा है कि अगर अपना कोई शत्रु है वो भी अगर अच्छी बात बता रहा है ना, तो अच्छी बात बता रहा है तो उसको भी क्या है ध्यान से सुनना चाहिए, उसको भी उस टाइम क्या मानना चाहिए, अपना गुरु मानना चाहिए। अगर वो अपनी हितकर बात कर रहा है, आयु के लिए सुखकारी, पुष्टिकारक या फिर लौकिक सुखकारी बात कह रहा है, तो इन बातों को तो शत्रु कह रहा है तो शत्रु के लिए भी सुनना चाहिए और वो भी अपने इसमें क्या होता है, गुरु हो जाता है। तो इस प्रकार से ये इसमें बता रखा है। तो इसमें से कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनता इसका। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तद्वित संभाषा, तो तद्वित संभाषा इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन बन सकते हैं, 5 नंबर में भी बन सकता है। तो इसमें देखना आगे तद्वित संभाषा। तो अपन ने कुशल वैद्य बनने के उपाय में तीसरा पॉइंट आता, पहला अध्ययन था, फिर अध्यापन था, और तीसरा कौन सा था, तद्वित संभाषा था। तो तद्वित संभाषा का अपन देख लेते हैं। अब संभाषा विधि, तो इसमें संभाषा की विधि बता रहा है। संभाषा मतलब कि वाद विवाद करना है ना, मतलब एक दूसरे से वार्तालाप करना। तो इसमें देखना वैद्य के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। तो वैद्य को किसके साथ बातचीत करनी चाहिए, वैद्य के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। फिर जिस विषय का जो विद्वान है उसे उसी विषय के विद्वान के साथ संभाषा ज्ञान की वृद्धि और आनंददायिका होती है। ये फिर इसमें क्या करना है, पहली बात तो कि वैद्य को वैद्य के साथ ही बातचीत करनी चाहिए। और फिर ये कह रहा है कि जिस विषय में जो विद्वान है, मतलब जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं ना, पीडियाट्रिक्स के, गायनी के, ठीक है, केसी के, तो उस प्रकार कह रहा है कि अगर कोई केसी का विद्वान है तो उसको जो है केसी के विद्वान के साथ ही बातचीत करनी चाहिए, संभाषा करनी चाहिए। इससे क्या होता है कि संभाषा करने से, तो संभाषा करने के अब लाभ आ रहे हैं। अगर क्वेश्चन आए संभाषा करने के लाभ बताओ, तो संभाषा करने के लाभ आ रहे हैं यहाँ पे कि ज्ञान की वृद्धि होगी, आनंददायिका होती है संभाषा, यह संभाषा कुशलता उत्पन्न करती है, बोलने की शक्ति उत्पन्न करती है, ठीक है, यश फैलाती है, यश फैलाती है। पहले कभी कोई विषय सुना या अध्ययन किया हो पर उसमें संदेह बना रह गया हो तो संभाषा के प्रसंग में फिर सुना जाता है तो उस संदेह को दूर करती है। ये कह रहा है कि पहले अपन ने कोई विषय सुना है या फिर उसका अध्ययन किया है, लेकिन उस टाइम उसमें क्या था, अपने को संदेह था, तो ये कह रहा है कि संभाषा के प्रसंग में फिर उसका सुना जाता है तो क्या है, संदेह दूर हो जाता है। फिर इसके आगे, सुने या अध्ययन किए गए विषयों में यदि संदेह नहीं है तो और दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है। तो संदेह है तो संदेह दूर हो जाता है। और पहले कह रहा है कि पहले सुने गए अध्ययन में कोई संदेह नहीं था तो क्या हो जाता है कि उस टाइम जो संभाषा करने के टाइम वो और दृढ़ हो जाता है, मतलब उस विषय के बारे में दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि जो है उत्पन्न होती है। फिर इसके आगे देखते हैं कि जिन गुप्त रहस्यों को सेवापरायण शिष्य को बताते हैं, उन गुप्त रहस्यों को परस्पर वाद विवाद करते समय अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए विजय प्राप्ति के लिए विजयोल्लास में कह देता है। ये कह रहा है कि अधिक सेवा करने से, मतलब कोई होता है ना कि अगर गुरु जो है अपने शिष्य की अधिक सेवा से प्रसन्न होकर उसको क्या कर देता है कि कुछ बातें ऐसे बता देता है, कुछ गुप्त रहस्य बता देता है जो वो सभी को नहीं बताता। तो इसमें कह रहा है कि अधिक सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अपने शिष्यों को जिन गुप्त रहस्यों को बताता है, तो वाद विवाद के समय क्या है कि वो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करने के लिए उन बातों को क्या कर देता है, संभाषा में कह देता है ना। तो इस प्रकार से ये इसके लाभ हो गए। तो यहाँ पे संभाषा विधि बता दी। संभाषा विधि क्या है कि वैद्य को वैद्य के साथ संभाषा करनी चाहिए और जिस विषय का जो विद्वान है उसको उसी विषय के विद्वान के साथ संभाषा करनी चाहिए। फिर इसके आगे लाभ बता रहा है कि ज्ञान की वृद्धि होती है, इसे आनंददायिका होती है, कुशलता उत्पन्न करती है, बोलने की शक्ति उत्पन्न करती है, यश फैलाती है। पहले कोई विषय सुना या अध्ययन किया हो उसमें संदेह रह गया हो तो संदेह को दूर करती है।
पहले सुने गए विषय में यदि संदेह नहीं है तो संभाषा के समय दृढ़ निश्चयात्मक बुद्धि उत्पन्न होती है उस विषय के संबंध में। फिर अधिक सेवा से प्रसन्न होकर गुरु अपने शिष्यों को जिन गुप्त रहस्यों को बताते हैं तो अपने पांडित्य का प्रदर्शन करते हुए वाद विवाद के समय वो शिष्य उनको विजय प्राप्ति के लिए कह देता है उन गुप्त रहस्यों को। तो इस प्रकार से ये बता दिया है। अब आगे देखते हैं संभाषा के 2 भेद, कोटेशन नंबर 16 में। तो संभाषा के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। तो तद्वित संभाषा 2 प्रकार की होती है, एक तो संधाय संभाषा और दूसरी होती है विग्रहीय संभाषा, है ना। तो संधाय संभाषा तो क्या होती है? जो फ्रेंडली, मतलब अपन फ्रेंडली डिस्कशन करते हैं ना, ऐसे ग्रुप में बैठ के डिस्कशन करें, तो वो होती है संधाय संभाषा। फिर दूसरी होती है विग्रहीय संभाषा, मतलब जिसमें कंपटीशन चल रहा होता है ना, कंपटीशन होता है तो हॉस्टाइल डिस्कशन, तो वो होती है विग्रहीय संभाषा। अब नीचे में इसमें ये जो है नीचे विमर्श में इनकी डेफिनेशन दे रखी संधाय संभाषा की और विग्रहीय संभाषा की। तो यहाँ पे देखना, संधाय संभाषा उसे कहते हैं जिस विवाद में संधि से, प्रेम पूर्वक, विश्वास से दोनों पक्षों में वार्तालाप हो। मतलब कि जिस विवाद में संधि से, प्रेम पूर्वक, विश्वास से दोनों पक्षों में वार्तालाप होता है तो उसको क्या कहते हैं? संधाय संभाषा कहते हैं। और इसके विपरीत जो होती है वो क्या होती है? विग्रहीय संभाषा। तो विग्रहीय संभाषा को बता रहा है कि विग्रहीय संभाषा में किसी भी उचित या अनुचित उपाय द्वारा विपक्षी को परास्त किया जाता है। मतलब विग्रह फ्रेंडली डिस्कशन होता है, उसमें तो अपन कि किसी दूसरे को परास्त करना या फिर उसके ऊपर विजय पाना, इस प्रकार का कोई मैटर नहीं होता। लेकिन विग्रह संभाषा में सिर्फ इसी बात को महत्व दिया जाता है कि अपने को अगले वाले जो है वैद्य को क्या करना है? हराना है। तो उसमें क्या बता रहा है कि उचित या अनुचित उपाय, मतलब वो उपाय चाहे उचित हो या अनुचित हो, तो उचित या अनुचित उपायों के द्वारा विपक्षी को क्या किया जाता है? परास्त किया जाता है। तो वो क्या होती है? विग्रहीय संभाषा। तो इसमें देखना, जो कुछ विपक्षी कहे उसके विपरीत उत्तरों को देकर उसे हराया जाता है और इस सभा के द्वारा अपनी विजय की प्रधानता रखी जाती है। तो विग्रहीय संभाषा में किसकी प्रधानता रखी जाती है? कि मेरी ही विजय होनी चाहिए, तो वो चाहे उचित उपाय के द्वारा हो या अनुचित उपाय के द्वारा हो, लेकिन विजय किसकी होनी चाहिए? मेरी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये संधाय संभाषा और विग्रहीय संभाषा की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ पे बता रहा है संधाय संभाषा की विधि, ठीक है। तो संधाय संभाषा की विधि बता रहा है। तो क्वेश्चन है संधाय संभाषा की विधि बताओ, तो इसमें इस प्रकार से ये लिख देना है। तो इसमें देखना, ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की शक्ति संपन्न, क्रोध रहित, जिसकी विद्या दूषित न हो, अनिंदित, विनय संपन्न, दूसरों को अपनी विनय नीति से अपने अनुकूल करने की कला को जानने वाला, कष्ट को सहन करने वाले, प्रिय मधुर भाषण देने वाले व्यक्तियों के साथ संभाव्य संभाषा की जाती है। इन उपयुक्त गुण संपन्न विद्वान के साथ वार्तालाप करते हुए जो कुछ भी कहें विश्वास पूर्वक निडर होकर कहें। तो पहले तो जो है गुण बता दिए गए हैं कि किस व्यक्ति के साथ जो है अपने को संधाय संभाषा करनी चाहिए। तो इसमें बता रहा है कि ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन, इन शक्ति से क्या होता है? संपन्न हो, क्रोध रहित हो, है ना, अनिंदित हो, विद्या दूषित न हो जिसकी, या फिर कष्ट को सहन करने वाला हो और प्रिय मधुर भाषण देने वाला हो। तो ऐसे व्यक्तियों के साथ क्या की जाती है? संधाय संभाषा की जाती है। फिर कह रहा है कि इन विद्वानों के साथ अगर अपने को संधाय संभाषा करनी है तो ये कह रहा है कि जो कुछ भी कहना है ना वो विश्वासपूर्वक निडर होकर कहना चाहिए, और पूछना भी हो तो विश्वासपूर्वक निसंकोच होकर पूछना चाहिए। फिर आगे बता रहा है, विश्वस्त विपक्षी यदि कुछ पूछे तो उसे स्पष्ट एवं विशद अर्थयुक्त उत्तर दें। यह मुझे हरा देगा, यह सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए। विपक्षी उस विद्वान को हराकर ज्यादा हर्ष प्रकट न करे कि मैंने अमुक विद्वान को परास्त कर दिया है, ऐसी बातें दूसरों को न कहें। तो इस प्रकार ये संधाय संभाषा की विधि है। तो एक बार दोबारा बता देता हूँ कि संधाय संभाषा की विधि पूछे तो उसमें क्या लिखना है? पहले तो लिखना है कि ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रतिवचन की शक्ति संपन्न, क्रोध रहित, जिसकी विद्या दूषित न हो, अनिंदित हो, है ना, कष्ट को सहन करने वाला हो और प्रिय मधुर भाषण देने वाला हो, ऐसे व्यक्तियों के साथ ही संधाय संभाषा की जाती है। और वार्तालाप करते समय जो कुछ भी कहें विश्वास पूर्वक निडर होकर कहें, और जो कुछ भी पूछना हो निसंकोच पूछें, और यदि विपक्षी कुछ पूछ रहा है तो उसको जो है स्पष्ट और अर्थयुक्त उत्तर दें। यह मुझे हरा देगा,
यह सोचकर भयभीत नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि फ्रेंडली डिस्कशन चल रहा है, तो यह मुझे हरा देगा, यह सोचकर भयभीत न हो। और विपक्षी जो है उस विद्वान को हराकर ज़्यादा हर्ष प्रकट न करे। मतलब कि अगर विपक्षी ने अपने को हरा दिया तो ये कह रहा है कि विपक्षी जो है हराकर, मतलब आगे वाले विपक्षी को हराकर जो है ज़्यादा हर्ष प्रकट नहीं करना चाहिए और दूसरे लोगों को ऐसी बातें नहीं कहना चाहिए कि मैंने जो है इस अमुक विद्वान को परास्त कर दिया है। तो इस प्रकार ये संधाय संभाषा की विधि होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं विग्रहीय संभाषा। तो संधाय संभाषा को क्या अनुलोम भी बोलते हैं ना, संधाय संभाषा या फिर अनुलोम संभाषा। अब आगे देखते हैं विग्रह संभाषा या फिर प्रतिलोम संभाषा। तो इसमें अपन नीचे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है विग्रह संभाषा की विधि दे रखी है। तो विग्रह संभाषा की विधि में देखना कि इसके बाद अपनी श्रेष्ठता को देखते हुए ज्ञान विज्ञान आदि से हीन विग्रह संभाषा में बातचीत करनी चाहिए। वार्तालाप के पहले अपने में या विपक्षी में विद्या बुद्धि में कौन श्रेष्ठ है, इसके लिए जल्प मतलब वाद विवाद के पूर्व जल्पांतर की परीक्षा करनी चाहिए। जल्पांतर किसको बोलते हैं? जो विपक्षी होता है ना, उसको बोलते हैं जल्पांतर। तय करा है कि कौन श्रेष्ठ है, मतलब कि जब विग्रह संभाषा होती है तो इसमें श्रेष्ठ कौन है, पहले उसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो इसकी परीक्षा जो है किसके द्वारा करते हैं? जल्प के द्वारा, मतलब कि वाद विवाद के द्वारा, सॉरी जल्प के पूर्व, मतलब वाद विवाद के पूर्व जो है जल्पांतर, मतलब जो विपक्षी होता है उसकी क्या कर लेनी चाहिए? परीक्षा कर लेनी चाहिए, जिससे बात करने वाले का गुण दोष ज्ञात हो जाए। इससे क्या होगा कि जो विपक्षी है उसका गुण क्या है, उसमें दोष क्या है, ये ज्ञात हो जाएंगे। इसके बाद पर और अवर अर्थात प्रतिभा आदि में मैं श्रेष्ठ हूँ या विपक्षी। इसके बाद सभा में रहने वाले सभासदों की परीक्षा कर लें कि हमारे पक्ष के हैं, उदासीन व्यक्ति हैं, या विद्वानों की सभा है या मूर्खों की। इन सबों की परीक्षा उचित प्रकार से कर लें, क्योंकि बुद्धिमानों द्वारा की गई उचित रूप से परीक्षा कार्य में प्रवृत्ति या निवृत्ति के समय को बताती है। अर्थात परीक्षा करने के बाद यह निश्चय होता है कि यह कार्य इस समय करने से फलद होगा और यह कार्य इस समय करने से हानिकारक होगा। इसलिए कुशल जन परीक्षा की प्रशंसा करते हैं। तो इसमें अब क्या कह रहा है कि पहले तो क्या करना चाहिए कि जल्पांतर, मतलब कि जो विपक्षी है सबसे पहले उसकी परीक्षा कर लेनी चाहिए कि ये मेरे से श्रेष्ठ है या फिर मैं इससे श्रेष्ठ हूँ। तो इससे क्या होगा, अगर उसकी परीक्षा करेंगे ना तो इससे उसमें क्या गुण है और क्या दोष है ये अपने को ज्ञात हो जाएगा। फिर ये कह रहा है कि इसके बाद है ना जो सभासद हैं, मतलब जो जज बैठे हुए हैं उनकी बात कर रहा है, तो सभासद हैं तो सभासदों की परीक्षा कर लें कि ये हमारे पक्ष में है या फिर उदासीन है या फिर विद्वानों की सभा है या फिर मूर्खों की सभा है। तो इस प्रकार से जो है सभासदों की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। तो परीक्षा करने का लाभ क्या है? तो परीक्षा करने का लाभ यह है कि इससे यह पता चलता है कि इस समय अगर अपन संभाषा कर रहे हैं या फिर इस समय जो अपन ये कार्य कर रहे हैं वह फलद होगा हमारे लिए, मतलब लाभकारी होगा या फिर हानिकारक होगा। तो इसलिए क्या होता है कि कुशल जन, मतलब जो विद्वान होते हैं वो परीक्षा की क्या करते हैं? प्रशंसा करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं परीक्षा करते हुए श्रेष्ठ व हीन जल्पक। जल्पक किसको बोलते हैं? जो वाद विवाद करने वाले व्यक्ति होते हैं ना उनको बोलते हैं जल्पक। तो श्रेष्ठ व हीन जल्पक के गुणों की विशेष रूप से अच्छे और दोष युक्त गुणों की परीक्षा करें, मतलब गुणों की और दोषों की क्या करनी है? जल्पक की परीक्षा करनी है। जैसे कह रहा है कि श्रुत शास्त्रों का अच्छा ज्ञान, विज्ञान, ठीक है, तो श्रुत हो गया, विज्ञान हो गया, विज्ञान मतलब विशेष रूप से शास्त्रों के सिद्धांत और कर्म अभ्यास में कुशल। फिर धारण करने वाला, प्रतिभान, प्रतिभायुक्त, वचन शक्ति, है ना, ये इतने गुण जल्पक में होना श्रेष्ठ माना जाता है। तो जल्पक के श्रेष्ठ गुण कौन से हो गए? तो एक तो इसी में भी विग्रह संभाषा की विधि में भी लिख सकते हैं और 2 नंबर के क्वेश्चन में अलग से पूछ भी सकता है कि जल्पक के गुण बताओ, है ना। तो जल्पक के गुण हो गए। तो जल्पक के गुण कौन कौन से हैं? जल्पक के गुण है श्रुत, विज्ञान, धारण करने वाला, प्रतिभान और वचन शक्ति। तो इस प्रकार से ये जल्पक के गुण हो गए। तो इनको अलग से याद कर लेना। जल्पक के गुण 2 नंबर क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। फिर इसमें आगे देखते हैं ये जल्पक में होना श्रेष्ठ माना जाता है और इन आगे बताए हुए गुणों का होना क्या माना जाता है? दोष माना जाता है। तो क्रोधी होना, पांडित्य न होना, डर जाना, कई भी बात को धारण न करना, सावधान न होना। तो इस प्रकार से अगर ये जल्पक में होते हैं तो ये जल्पक के क्या होते हैं? दोष। तो जल्पक के गुण बता दिए। तो जल्पक के गुण का क्वेश्चन आए तो वो लिखना है
और अगर जलपक के दोष का क्वेश्चन आए कि जलपक के दोष बताओ, ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन में अगर जलपक के दोष आए तो जलपक के दोष में क्या लिखना है, क्रोधी होना, पांडित्य न होना, डर जाना, कई बात को धारण न करना और सावधान न होना। तो ये किसके दोष हैं, जलपक के दोष हैं। इन दोनों प्रकार के दोष एवं गुणों की तुलना अपने में और विपक्षी में करें कि इन अच्छे गुणों में कितने में मेरे में है और कितने दूसरे जलपक में है, इसी तरह कितने दोष मुझ में है और वह कितने दूसरे में। इस गुरुता, श्रेष्ठता व लघुता की तुलना उचित रूप से करनी चाहिए। तो ये विग्रह संभाषा की विधि होगी। तो विग्रह संभाषा की विधि एक बार मैं फिर से एक लगातार बता देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, ये कह रहा है कि विग्रह संभाषा करते समय पहले है ना अपने को जो जलपक होता है उसके क्या कर रहा है कि वो श्रेष्ठ है या फिर मैं श्रेष्ठ हूँ, ये पता लगाना है। तो इसकी परीक्षा करनी है। तो इससे क्या ज्ञात हो जाएगा कि अगले वाला जो जलपक है उसके गुण और दोष दोनों पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद किसकी परीक्षा करनी है, सभासद होते हैं ना उनकी परीक्षा करनी कि सभासद जो बैठे हैं वो मेरे पक्ष में है या फिर उसके पक्ष में है, ये विद्वान है, मूर्ख हैं या फिर उदासीन है। तो इनकी परीक्षा कर लें। तो इनकी परीक्षा करने से ये होगा, यह पता चल जाएगा कि इस समय जो अपन ये परीक्षा कर रहे हैं, संभाषा कर रहे हैं, ये अपने लिए लाभकारी होगी या फिर हानिकारक होगी। फिर आगे अपने को जलपक के गुण बता रखे हैं कि जलपक के गुण कौन से होते हैं। तो जलपक के गुण देखना कि श्रुत, विज्ञान, धारण करने वाला, प्रतिभा, वचन शक्ति, ठीक है। ये जलपक में अगर गुण है तो वो क्या माना जाता है, श्रेष्ठ माना जाता है। फिर आगे जलपक के दोष बताएं कि क्रोधी होना, पांडित्य न होना, डर जाना, कभी बात को धारण न करना, सावधान न होना, ये किसमें जलपक में दोष माने जाते हैं। तो इस प्रकार से कह रहा है कि अपने को जो है देख लेना है कि सामने वाले में, विपक्षी में कितने इसमें से गुण है, कितने इसमें से दोष हैं, और इसी प्रकार खुद में देखने कि कितने दोष मुझ में हैं और कितने गुण मुझ में हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को पता चल जाएगा कि विपक्षी श्रेष्ठ है या फिर मैं श्रेष्ठ हूँ। तो विग्रह संभाषा की विधि हो गई। अब आगे देखते हैं विपक्षी के भेद। तो यहाँ पे कोटेशन नंबर 11 में विपक्षी के भेद बता रखे हैं। तो विपक्षी के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो विपक्षी मतलब भेद है ना। तो विपक्षी क्या मिलेगा, या तो अपने से श्रेष्ठ मिलेगा या फिर अपने से दुर्बल मिलेगा मतलब प्रत्यवर, और या फिर अपने समान होगा। तो 3 ही हो सकता है ना। तो विपक्षी के 3 भेद होते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन आए कि विपक्षी के भेद बताओ। तो विपक्षी के 3 भेद, परवर, प्रत्यवर और सम, बोला अपने से श्रेष्ठ या फिर अपने से दुर्बल या फिर अपने समान। अब आगे आते हैं परिषद के भेद, मतलब जो सभासद थी ना, परिषद बैठी थी वहाँ पे, ठीक है, अपने को वाद विवाद को सुनने के लिए। तो यहाँ पे जो जज बैठे थे उसके बता रहे हैं। तो परिषद के भेद, तो परिषद जो है 2 प्रकार की होती है। जैसे संभाषा थी, संभाषा 2 प्रकार की होती है। तो वहाँ पे जो परिषद बैठी है वो भी कितनी, 2 प्रकार की होती है ना परिषद। कौन कौन सी, एक तो ज्ञानवती मतलब विद्वानों की, एक मूढ़ परिषद मतलब मूर्खों की। तो परिषद क्वेश्चन है, परिषद कितने प्रकार की होती है। तो परिषद 2 प्रकार की होती है, ज्ञानवती और मूढ़ परिषद। फिर बता रहे यह सभा 2 होते हुए आगे बताए हुए कारणों से 3 प्रकार की होती है। फिर ये इन दोनों के भी आगे क्या होते हैं, 3 भेद होते हैं। एक मित्र परिषद, उदासीन परिषद और स्त्रु परिषद। मतलब कि ज्ञानवती सभा है ना, ज्ञानवती परिषद है। तो ज्ञानवती परिषद के भी 3 भेद हो गए। मित्र परिषद कि वो अपने पक्ष में है, उदासीन परिषद मतलब ना तो विपक्ष के पक्ष में है और ना मेरे पक्ष में है। फिर ये स्त्रु परिषद मतलब कि स्त्रु के पक्ष में। फिर मूढ़ परिषद जो होती है, मूर्खों की सभा, मूर्खों की परिषद, उसके भी 3 भाग होते हैं इसी प्रकार कि मित्र परिषद मेरे पक्ष में, उदान परिषद न मेरे पक्ष में न विपक्ष स्त्रु के पक्ष में, और तीसरा स्त्रु परिषद मतलब स्त्रु के पक्ष में। तो इस प्रकार से परिषद के 2 भेद और फिर उन दोनों के आगे आगे 3 भेद। तो अगर परिषद के भेद पूछे तो इस प्रकार से अपने को टेबल लिख के आ जानी है, टेबल बना के आ जानी है इस प्रकार से। तो परिषद लिखेंगे, 2 भेद हो गए, ज्ञानवती और मूढ़। फिर इनके 3 भेद हो गए, ठीक है, मित्र परिषद, उदासीन, स्त्रु परिषद। फिर मूढ़ के भी 3 हो गए, मित्र परिषद, उदासीन और स्त्रु परिषद। अब अपन आगे देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखना आप नीचे विमर्श में विग्रह संभाषा का प्रयोजन बता रखा है। अगर मान 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि विग्रह संभाषा का प्रयोजन बताओ, तो उसमें क्या लिखना है, किसी भी उचित या अनुचित उपाय द्वारा विरोधी को पराजित करना
ही क्या होता है इस विग्रह संभाषा का प्रयोजन। तो क्वेश्चन आ गया विग्रह संभाषा का प्रयोजन बताओ, तो क्या लिखना है कि किसी भी उचित या अनुचित उपाय के द्वारा विरोधी को पराजित करना, यही क्या है विग्रह संभाषा का प्रयोजन है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे वाद मार्ग बता रखे हैं, ठीक है, वाद मार्ग के 44 पद। तो इसकी संख्या याद रखनी है कि वाद मार्ग कितने होते हैं, तो वाद मार्ग कितने होते हैं, 44 होते हैं, 44। अब अपने को इनके नाम तो याद नहीं रखने कि 44 कौन से होते हैं, बस संख्या याद रखनी कि वाद मार्ग होते 44 है। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 26 में कि यह वाद मर्यादा का लक्षण है। तो वाद मर्यादा का लक्षण क्या है, तो इसमें देखना वाद प्रारंभ होने पर उसमें यह कहना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार वह पराजित होता है। तो ये वाद मर्यादा का लक्षण हो गया। तो 2 नंबर क्वेश्चन में आ जाए कि वाद मर्यादा का लक्षण बताओ, तो उसमें क्या लिखोगे कि वाद प्रारंभ होने पर उसमें यह कहना चाहिए, यह नहीं कहना चाहिए, इस प्रकार वह पराजित होगा। तो ये किसका लक्षण है, वाद मर्यादा का लक्षण है। अब यहाँ पे जो है 44 वाद मार्ग दे रखे हैं। तो इसमें अपने को बस पहला और आखिरी याद रखना है कि पहला कौन सा था, वाद मार्ग। वाद मार्ग है तो पहला कौन सा हो गया, वाद हो गया, और लास्ट का कौन सा होता है, निग्रह स्थान, है ना। तो ये बस अपने को शुरुआत का और लास्ट का याद रखना है इसमें, और बाकी याद नहीं रखने, केवल संख्या याद रखनी है। तो यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 28, वाद की परिभाषा दे रखी है यहाँ पे। अब 44 जो वाद मार्ग बता रखे हैं, इनके अलग अलग की जो है परिभाषा लक्षण बताएगा, ठीक है। तो इसमें देखना वाद उसे कहा जाता है जो दूसरे के साथ शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है ना। मतलब कि शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है, उसको क्या कहते हैं, वाद कहते हैं। तो वाद की परिभाषा क्या होगी कि शास्त्र के अनुसार अपने अपने पक्ष को कहते हुए विग्रह संभाषा में वार्तालाप किया जाता है। मतलब विग्रह संभाषा कौन सी संभाषा में, विग्रह संभाषा की बात कर रहा है ना। तो संभाषा 2 थी, तो 2 में से एक विग्रह संभाषा है, तो विग्रह संभाषा में वार्तालाप कर रहा है, ठीक है। तो उसमें शास्त्र के अनुसार अपने पक्ष को जो कहता है, तो वो क्या होता है, वाद होता है। तो ये वाद की डेफिनेशन होगी। और ये कह रहा है कि संक्षेप में 2 प्रकार का होता है। तो वाद के प्रकार कितने होते हैं, वाद होता है 2 प्रकार का, एक जल्प और एक वितंडा। तो इसके याद रखने प्रकार भी कि वाद के 2 प्रकार होते हैं, पूछे जा सकते हैं, जल्प और वितंडा। फिर इसमें देखना अपने अपने पक्षों का उद्घाटन युक्तिपूर्वक करना जल्प, और जल्प के विपरीत क्या होता है, वितंडा होती है। तो अपने अपने पक्ष का उद्घाटन युक्तिपूर्वक करना, उसको क्या बोलते हैं, जल्प बोलते हैं। और वितंडा में क्या लिखेंगे कि जल्प के विपरीत क्या होती है, वितंडा होती है। फिर अपन नीचे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, एक पुरुष का पक्ष है पुनर्जन्म होता है और दूसरे पक्ष का है पुनर्जन्म नहीं होता। तो यदि ये दोनों व्यक्ति प्रमाण एवं युक्तियों के द्वारा अपने अपने पक्ष की पुष्टि करते हैं और दूसरे के पक्ष को दोषयुक्त बतलाते हैं, तो इसे जल्प कहते हैं। मतलब कि युक्ति के द्वारा क्या करते हैं, अपने पक्ष को क्या करते हैं, पुष्ट करते हैं, ठीक है, अपने पक्ष को स्थापित करते हैं। तो वो तो क्या कहलाता है, जल्प, है ना। और जल्प के ठीक विपरीत को वितंडा कहते हैं। वितंडा उसे कहते हैं जिसमें केवल दूसरे के पक्ष में केवल दोषों के निकाले अपना क्या सिद्धांत है न कहे। तो सिंपल सी बात होगी, जल्प क्या होता है, मतलब कि युक्ति के द्वारा अपने पक्ष को पुष्टि करना और दूसरे पक्ष को दोषयुक्त बतलाना, तो ये तो हो गया जल्प। और वितंडा क्या होती है, जिसमें केवल दूसरे के पक्ष में दोष बताता है, खुद का क्या सिद्धांत है वो नहीं कहता, तो ये क्या हो गया, वितंडा। तो वाद के इस प्रकार से ये 2 प्रकार हो गए, जल्प और वितंडा। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रतिज्ञा, ठीक है। तो प्रतिज्ञा क्या होती है, कोटेशन नंबर 30 में देखा, प्रतिज्ञा नाम साध्य वचनम, मतलब जो वचन सिद्ध करना है उसी वचन को कह देना क्या है, प्रतिज्ञा करनी। मतलब प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, मतलब जिस वचन को सिद्ध करना होता है ना, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिज्ञा कहते हैं। जैसे कि पुरुष नित्य है, तो ये वचन अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है ना। तो ये अपनी क्या है, पुरुष नित्य है, यही अपनी प्रतिज्ञा है। तो इस प्रकार से प्रतिज्ञा की डेफिनेशन होगी कि जो वचन सिद्ध करना है उसी वचन को प्रतिज्ञा कहते हैं, या उसी वचन को कह देना प्रतिज्ञा। अब नेक्स्ट देखते हैं स्थापना। स्थापना नाम तस्या एवं प्रतिज्ञा।
मतलब कि ये कह रहा है कि प्रतिज्ञा को हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगमन द्वारा सिद्ध करने को क्या कहा जाता है? स्थापना कहा जाता है। मतलब जो अपन ने प्रतिज्ञा ली है ना, उसको कारणों के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उपनय या फिर निगम के द्वारा सिद्ध करना है, तो इन्हीं के द्वारा सिद्ध करने को क्या कहा जाता है? स्थापना कहा जाता है। तो ये स्थापना की डेफिनेशन होगी कि प्रतिज्ञा को हेतु, दृष्टांत, उपनय, निगम द्वारा सिद्ध करना, ये क्या कहा जाता है? स्थापना कहा जाता है। पहले प्रतिज्ञा होती है, बाद में उसकी स्थापना होती है। तो पहले तो प्रतिज्ञा लेते हैं, तभी तो उसकी स्थापना करेंगे। अब नेक्स्ट है प्रतिष्ठापना। तो प्रतिष्ठापना में देखना, विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने को प्रतिष्ठापना कहते हैं। मतलब स्थापना तो क्या होगी? अपनी प्रतिज्ञा को, मतलब हेतु, निगमन, उपनय, ठीक है, उनके द्वारा क्या करना? दृष्टांत, इनके द्वारा स्थापित करना। लेकिन ये कह रहा है कि विपक्षी ने जो प्रतिज्ञा लिए उसके विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करना, है ना, इसके विपरीत वचन को स्थापित करना, तो वो क्या होती है? प्रतिष्ठापना कहते हैं। तो प्रतिष्ठापना की डेफिनेशन याद रखना कि विपक्षी की प्रतिज्ञा के विपरीत अपनी प्रतिज्ञा स्थापित करने को क्या कहते हैं? प्रतिष्ठापना कहते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं हेतु। तो इसमें देखना, हेतु नाम उपलब्धि कारणम, मतलब उपलब्धि मतलब ज्ञान के साधनभूत कारण को क्या कहा जाता है? हेतु कहा जाता है। तो कारण को ही तो हेतु कहते हैं। तो इसमें यही लिखना है कि ज्ञान के साधनभूत कारण को हेतु कहा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, यह अपने को इसी प्रकार से जैसे दे रखा है इसी प्रकार से याद करनी पड़ेगी। तो ज्ञान के साधनभूत कारण को हेतु कहा जाता है। तो ये हेतु की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं दृष्टांत। तो दृष्टांत में देखना, दृष्टांतो नाम यत्र मूर्ख विदुषाम बुद्धि साम्यम। मतलब ये कह रहा है कि जिस स्थल में मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि एक समान हो, अर्थात दोनों को ठीक रूप से समझते हो, उसे दृष्टांत कहते हैं। तो दृष्टांत की इस परिभाषा क्या कह रहा है कि जहाँ पर जो है मूर्ख और विद्वान दोनों की बुद्धि एक समान हो, मतलब कि दोनों ही ठीक रूप से समझते हो, तो उसको क्या कहते हैं? दृष्टांत कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दृष्टांत की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पे जो है सिद्धांत बता रखे। सिद्धांत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन पूछ ली जाती, प्रकार भी पूछ ले जाते हैं, है ना। तो इसमें देखना, सिद्धांतो नाम यस है परीक्षकैर बहुर्विधम परीक्ष हेतु विशद साधित्वा स्थाप्यते निर्णय। चतुर्विधय और सिद्धांत है 4 प्रकार के होते हैं: स्वतंत्र सिद्धांत, प्रतितंत्र सिद्धांत, अधिकरण सिद्धांत और अभ्युपगम सिद्धांत। तो इसकी परिभाषा में देखना, परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षे विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षे विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। मतलब कि किसके द्वारा परीक्षा करनी है? परीक्षकों द्वारा। तो ये कह रहा है कि परीक्षकों द्वारा, है ना, परीक्षे विषयों मतलब जिनकी अपन परीक्षा करनी है उन विषयों को, तो परीक्षे विषयों की परीक्षा कर उनकी परीक्षा करनी है और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षे विषयों को सिद्ध कर। और जो परीक्षा करने योग्य विषय हैं उनको किन के द्वारा सिद्ध करते हैं? हेतुओं के द्वारा सिद्ध करते हैं। फिर इसके बाद जो स्थायी निर्णय दिया जाता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सिद्धांत कहते हैं। तो सिद्धांत की परिभाषा होगी कि परीक्षकों द्वारा अनेक बार, है ना, अनेक बार परीक्षा करनी उन विषयों की। तो परीक्षकों द्वारा अनेक बार परीक्षे विषयों की परीक्षा कर और हेतुओं के द्वारा उन परीक्षे विषयों को सिद्ध कर जो स्थायी निर्णय दिया जाता है उसे सिद्धांत कहते हैं। और सिद्धांत जो है 4 प्रकार का होता है: स्वतंत्र, प्रतितंत्र, अधिकरण और अभ्युपगम। अब इन चारों को जो है डेफिनेशन दी गई है। 2 नंबर में जो है अलग अलग डेफिनेशन जैसे दे दिया कि स्वतंत्र सिद्धांत किसे कहते हैं। ठीक है, तो स्वतंत्र सिद्धांत की वहाँ पे अपने को परिभाषा लिखनी पड़ेगी। तो इसमें देखना, स्वतंत्र सिद्धांत, तो सर्वतंत्र सिद्धांत उसे कहते हैं जो सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है, जैसे रोग निदान है, व्याधियाँ हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है। मतलब कि निदान है, व्याधियाँ हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है। मतलब इसमें ये बता रहा है स्वतंत्र सिद्धांत में क्या था? सर्वतंत्र मतलब सभी जगह। तो ये कह रहा है कि अगर सभी शास्त्रों में सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है, मतलब सभी शास्त्रों में क्या है? सेम दे रखा है ना, तो सिद्धांत रूप से प्रसिद्ध है, तो उसको क्या बोलते हैं? सर्वतंत्र सिद्धांत बोलते हैं।
तो इसमें कह रहा है कि जैसे कि रोग के निदान होते हैं, है ना, रोग होते हैं, साध्य रोगों की चिकित्सा है, मतलब साध्य रोगों की चिकित्सा कर सकते हैं। तो ये क्या है, सभी जगह सभी आचार्य क्या कहते हैं, यही बात कहते हैं। तो ये क्या हो गया, सर्वतंत्र सिद्धांत। अब अगला देखते हैं प्रतितंत्र सिद्धांत। तो इसमें देखना, एक एक शास्त्र में प्रसिद्ध, अर्थात जो भिन्न शास्त्रों में भिन्न भिन्न रूप में पाया जाता है, उसे प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। तो प्रतितंत्र सिद्धांत किसको कहते हैं कि मतलब ये जो अलग अलग आचार्य के अनुसार अलग अलग हो जाता है, वो होता है प्रतितंत्र सिद्धांत, है ना। मतलब कि एक शास्त्र में प्रसिद्ध है लेकिन दूसरे शास्त्र में जो है उसका कुछ अलग ही सिद्धांत दे रखा है। तो इस प्रकार के सिद्धांत को प्रतितंत्र सिद्धांत कहते हैं। जैसे अपन ने अभी जो सूत्र स्थान में रस वाला चैप्टर पढ़ा था कि कुछ आचार्यों ने तो एक रस माना है, कुछ आचार्यों ने 2 रस माने, कुछ आचार्यों ने 3 रस माने। तो इस प्रकार ये कौन सा सिद्धांत है, प्रतितंत्र सिद्धांत है। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं अधिकरण सिद्धांत। तो अधिकरण सिद्धांत में देखना, जिस विषय का प्रकरण चलता है हो, अर्थात लिखा जाता हो या कहा जाता हो, उसमें उसी से संबंध रखने वाले दूसरे सिद्ध अधिकरण का आ जाना अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। तो ये कह रहा है कि जैसे चरक संहिता है, चरक संहिता में क्या होता है कि जैसे कर्मी प्रकरण चल रहा है ना, तो कर्मी प्रकरण चल रहा है, तो वहाँ पे चरक ने बता दिया कि इतनी संख्या होती है। चरक ने कितनी बताई थी, 20 संख्या होती। तो अपन वहाँ पे अगर लिख देते हैं कि सुश्रुत ने इतनी संख्या बताई है, वाग्भट ने इतनी संख्या बताई, मतलब अपन किससे रिलेटेड बता रहे, कर्मी रोग प्रकरण से रिलेटेड बता रहे हैं, लेकिन दूसरे आचार्य को बता रहे हैं। तो वही बता रहा है कि जिस विषय का प्रकरण चल रहा हो और उसी से संबंध रखने वाले कोई दूसरे आचार्य के सिद्ध अधिकरण उसमें आ जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, अधिकरण सिद्धांत कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभ्युपगम सिद्धांत। तो अभ्युपगम सिद्धांत किसको बोलते हैं, जिस असिद्ध, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक वाद को, ठीक है, वैद्य वाद के समय बात को वैद्य जो है वाद के समय मान लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो अभ्युपगम सिद्धांत क्या हो गया, तो इसमें कह रहा है कि असिद्ध मतलब जो सिद्ध नहीं है, अपरीक्षित और जिसका परीक्षा नहीं की गई, अनुपदिष्ट, है ना, और अहेतुक मतलब जिसके कोई कारण ही नहीं है। तो ये कह रहा है कि असिद्ध, अपरीक्षित, अनुपदिष्ट और अहेतुक बात को वैद्य जो है वाद के समय, मतलब वाद विवाद कर रहे हैं ना, तो वाद के समय क्या कर लेते हैं, उस बात को मान लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार का सिद्धांत को क्या कहते हैं, अभ्युपगम सिद्धांत कहते हैं। तो इस प्रकार से सिद्धांत की डेफिनेशन याद रखना, और इसके 4 प्रकार होते हैं और चारों प्रकारों की डेफिनेशन याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं, तो शब्द उसे कहते हैं जो वर्ण को मिलाने वाला समूह होता है, मतलब कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार से ये शब्द की डेफिनेशन होगी। तो अक्षर के समूह को, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो ये कह रहा है कि शब्द है ना 4 प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन याद रखना, पहले तो कि इसकी डेफिनेशन, है ना, 2 नंबर क्वेश्चन आ सकता है। फिर इसके प्रकार पूछ सकते हैं कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो शब्द के जो है 4 प्रकार होते हैं, दृष्टार्थ, अदृष्टार्थ, सत्य और असत्य, मतलब अनर्थ या फिर झूठ, है ना। तो दृष्टार्थ मतलब 3 हेतुओं से दोष कुपित होते हैं, मतलब कि जो अपने देखे हुए हैं, दृष्टार्थ माना जो प्रत्यक्ष है, मतलब श्रोत आदि इंद्रियों के रहने पर भी शब्द आदि विषयों का इंद्रियों से ग्रहण होता है। तो अपने जो देखे हुए हैं दृष्टार्थ हैं, दृष्ट हैं, प्रत्यक्ष हैं, तो उनको क्या कहते हैं, उनको दृष्टार्थ कहते हैं। तो इसके एग्जाम्पल दे रखा है कि 3 हेतुओं से दोष कुपित होते हैं, मतलब रोगों के 3 आयतन होते हैं, असात्व इंद्रिया संयोग प्रज्ञापराध परिणाम। तो इन 3 हेतुओं से जो है दोष कुपित होते हैं। तो ये जो वाक्य है ये क्या है, दृष्टार्थ है। फिर अदृष्टार्थ, अदृष्टार्थ कौन से होते हैं, जो मतलब अपन जो चीज़ें देखी नहीं है कि मरने के बाद जो है पुनर्जन्म होता है या मोक्ष होता है, तो ये चीज़ें अपन मानते हैं लेकिन अपन ने देखी नहीं है। तो इस प्रकार के क्या कहते हैं, इस प्रकार के शब्द जो हैं अदृष्टार्थ होते हैं। फिर सत्य, सत्य उसे कहते हैं जो यथार्थ हो, ठीक है, जो यथार्थ होता है उसको ही तो सत्य कहते हैं। तो सत्य की में क्या लिखेंगे, सत्य उसे कहते हैं जो यथार्थ होता है। और अनर्थ क्या होता है, जो सत्य से विपरीत होता है उसको क्या बोलते हैं, अनर्थ। मतलब कि जैसे सत्य के एग्जाम्पल में क्या देखेंगे कि साध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय है, तो ये तो सत्य है। और अपन लिखें असत्य, क्या हो जाएगा कि असाध्य रोगों की चिकित्सा का उपाय होता है, असाध्य रोग भी अच्छे होते हैं, तो ये क्या हो गया, झूठ हो गया। तो इस प्रकार से 4 प्रकार के शब्द हैं। तो शब्द की डेफिनेशन और शब्द कितने प्रकार के होते हैं और इनके एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो ये अपने को याद रखने।
अब नेक्स्ट देखते हैं प्रयोजन। प्रयोजन में देखना, जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है उसे प्रयोजन कहते हैं। मतलब जिसके लिए, मतलब जिसकी, जैसे जो फल की इच्छा के लिए है ना, तो जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है, तो जिस फल की प्राप्ति के लिए, इस प्रकार से मतलब समझाने के तरीके से बता रहा हूँ कि मान लिया अपने को क्या है कि इस कोई मशीन बनानी है, तो मशीन बनाने के लिए जो कार्य का प्रारंभ किया जाता है ना, तो उसको क्या कहते हैं, प्रयोजन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन में लिखना कि जिसके लिए कार्यों का प्रारंभ किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रयोजन। ठीक है, टारगेट मतलब कि अपना टारगेट क्या है, प्रयोजन क्या है। तो इस प्रकार से इसकी डेफिनेशन याद रखनी है, 2 नंबर क्वेश्चन में आ सकती है। फिर आगे बढ़ते हैं अपन, जिज्ञासा। तो जिज्ञासा देखना, कोटेशन नंबर 46, जिज्ञासा नाम परीक्षा। तो परीक्षा का नाम क्या है, जिज्ञासा है। ठीक है, तो इसकी छोटी सी डेफिनेशन है, याद रखना। क्वेश्चन आए जिज्ञासा किसे कहते हैं, तो उसमें लिख देना कि परीक्षा का नाम ही जिज्ञासा है। अब नेक्स्ट देखते हैं कोटेशन नंबर 47, व्यवसाय। तो इसमें देखना, व्यवसाय नाम निश्चय, मतलब किसी वस्तु के निश्चित कारण को क्या कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना। फिर आगे रहेगा, यह रोगवादजन्य ही है, यही इसकी औषध है, इस प्रकार निर्णय करने को व्यवसाय कहा जाता है। तो व्यवसाय किसे कहते हैं कि किसी वस्तु के निश्चित कारण को, है ना, जैसे रोगवातजन्य है और इसकी औषध यही है, तो ये क्या है कि अपना निश्चित कारण है ना, तो इसको क्या कहा जाता है, व्यवसाय कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना कि किसी वस्तु के निश्चित कारण को व्यवसाय कहते हैं। फिर एग्जाम्पल दे देना कि यह रोगवादजन्य ही है, यही इसकी औषध है, तो इस प्रकार निर्णय करने को व्यवसाय कहा जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, अनुयोज्य। अनुयोज्य देखना, अनुयोज्यम नाम यद वाक्यम वाक्य दोष युक्तम तत्। तो अनुयोज्य उसे कहते हैं जो वाक्य दोष से युक्त हो। तो जो वाक्य दोष से युक्त होता है उसको क्या कहते हैं, अनुयोज्य कहते हैं। तो इसकी ये डेफिनेशन होगी। तो अनुयोज्य की डेफिनेशन याद रखना कि जो वाक्य दोष से युक्त हो उसे क्या कहते हैं, अनुयोज्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखना वाक्य दोष, कोटेशन नंबर 54। तो वाक्य के दोष बता रहा है। तो कोई कह रहा है कि कोई वाक्य किसी अर्थ में न्यून, अधिक, अनर्थक, असंबद्ध अर्थ वाला या विरुद्ध हो तो इन दोषों से युक्त वाक्य को दोषयुक्त वाक्य कहते हैं। मतलब दोषयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, ये कह रहा है कि अगर न्यून अर्थ वाला हो, अधिक अर्थ वाला हो, अनर्थक वाला हो या विरुद्ध अर्थ वाला हो, तो इन दोषों से युक्त जो वाक्य होता है तो वो क्या कहा जाता है, दोषयुक्त वाक्य कहा जाता है। अब इसमें जो इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो यहाँ पे देखना न्यून। तो न्यून वाक्य किसको कहते हैं, जिसमें प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन इनमें से किसी एक का अभाव हो। मतलब कि ये याद रखने हैं कि प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन अगर इनमें से किसी एक का अभाव हो तो उसको क्या कहते हैं, न्यून वाक्य कहते हैं, है ना। तो न्यून वाक्य की परिभाषा होगी। फिर अधिक वाक्य, तो इसका देखना, जो न्यून वाक्य से विपरीत हो उसको क्या कहा जाता है, अधिक वाक्य कहा जाता है। तो इसमें यह लिखना है कि न्यून वाक्य से विपरीत होता है उसको क्या कहते हैं, अधिक वाक्य कहा जाता है। फिर तीसरा है अनर्थक। तो जो वचन केवल अक्षर का समुदाय मात्र हो, जैसे कि क, ख, ग, है ना, तो ये क्या होते हैं, अनर्थक होते हैं। मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकले। जैसे कि अपन जो है क, ख, ग इस प्रकार से लिख दिया तो इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो केवल क्या होता है, अक्षर का समुदाय मात्र, मतलब केवल और केवल अक्षर का समुदाय है, इसका कोई अर्थ नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, अनर्थक कहते हैं। फिर नेक्स्ट है अपार्थक, है ना। अपार्थक में देखना, जिसमें शब्द अर्थयुक्त हो पर परस्पर किसी का भी संबंध न हो। मतलब अपार्थक में क्या होता है कि इसमें शब्द जो लिखे हैं वो अर्थयुक्त होते हैं लेकिन आपस में उनका कोई भी संबंध नहीं होता, तो उस अनर्थक वाक्यों को क्या कहते हैं, अपार्थक कहते हैं। जैसे यहाँ चक्कर, तक्कर, वंश, वज्र, निशाकर ये बना रखा है। चक्कर का खुद का अर्थ है, तक्कर का भी खुद का अर्थ है, लेकिन इन दोनों का कोई आपस में संबंध ही नहीं है कि चक्कर है, तक्कर है, कि कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, कोई संबंध ही नहीं है।
तो इस प्रकार के वाक्य क्या कहते हैं, अपार्थक वाक्य कहते हैं। फिर अगला है विरुद्ध। तो विरुद्ध देखना, जो वाक्य दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत हो उसे विरुद्ध कहते हैं। तो विरुद्ध मतलब विपरीत। तो ये कह रहा है कि जो वाक्य दृष्टांत, सिद्धांत, समय इनके विपरीत होता है तो वो कौन से वाक्य होते हैं, वो विरुद्ध वाक्य होते हैं। तो ये जो है विरुद्ध के 3 भेद हो गए। तो यहाँ पे विरुद्ध के अगर भेद पूछे जाएं तो विरुद्ध के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, दृष्टांत, सिद्धांत और समय के विपरीत। फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे जो है समय 3 प्रकार का होता है। तो इसका 2 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। तो ये जो है जितने भी भेद हैं, जितनी भी डेफिनेशन है, इनको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ से आ सकते हैं। तो जैसे विरुद्ध हो गया तो विरुद्ध की डेफिनेशन याद रखनी, इसके भेद याद रखने। वाक्य हो गया, वाक्य के दोष, तो वाक्य के दोष पूछ ले तो वाक्य के दोष जो हैं यहाँ पे 5 प्रकार के बता रखे हैं, है ना। तो 5 प्रकार के जो वाक्य के दोष याद रखने, न्यून, अधिक, ठीक है, अनर्थक, अपार्थक, विरुद्ध, और विरुद्ध के फिर भेद हो गए 3। तो विरुद्ध के 3 भेद होते हैं, ये याद रखने। फिर आगे समय बता रखा है। तो समय जो है कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। तो 3 प्रकार का समय कौन सा, आयुर्वेदिक समय, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय। तो इस प्रकार से समय के 3 भेद याद रखने, इनके बस भेद के नाम याद रखने, इनमें होता क्या है तो ये याद नहीं रखने। तो समय 3 प्रकार का होता है और ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे देखना, निशान लगा रखा है मैंने। तो आयुर्वेदिक, ठीक है, याज्ञिक समय और मोक्ष शास्त्रिक समय। अब आगे बढ़ते हैं। छल, तो यहाँ पे देखना छल बता रखा है। तो ये जो है छल उसे कहते हैं जो वाक्य प्रीसेट मतलब ठगने के लिए अर्थाभ्यास, अर्थ कुछ नहीं हो, केवल अर्थ की तरफ प्रतीत होता हो, अनर्थक और वाग जाल मात्र हो, है ना। तो छल किसको कहते हैं, ये कह रहा है कि जो वाक्य है ना ठगने के लिए प्रयुक्त किया जाता है और जिसका कोई अर्थ ना हो लेकिन अर्थ की तरफ प्रतीत होता हो, इस प्रकार के, और वाग जाल मात्र हो, तो इस प्रकार के वाक्य को क्या कहते हैं, छल कहते हैं। तो छल की परिभाषा होगी। तो छल की परिभाषा में लिखना है कि जो वाक्य ठगने के लिए प्रयुक्त हो, ठीक है, जिनका कोई अर्थ नहीं हो लेकिन अर्थ की तरह प्रतीत होता हो, वाग जाल मात्र हो, तो उस वाक्य को छल कहते हैं। फिर इसका भेद याद रखना कि छल जो है कितने 2 प्रकार के होते हैं। कौन सा, एक वाक छल और एक सामान्य छल। तो केवल भेद के नाम याद रखने कि भेद जो है छल के 2 प्रकार के होते हैं, वाक छल और सामान्य छल। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना अहेतु। तो अहेतु जो है 3 प्रकार का होता है। तो इसके भेद याद रखने। अहेतु कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। कौन कौन सा, प्रकरण सम, संशय सम और वरण्य सम। तो इनके बारे में आगे मत पढ़ना, बस इतना ही याद रखना कि अहेतु जो है उसके 3 प्रकार होते हैं, प्रकरण सम, संशय सम और वरण्य सम। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 58, अतीत काल। तो जिसे पहले कहना चाहिए यदि उसे बाद में कहा जाए तो उसे काल अतीत कहा जाता है। वह काल अतीत दोषयुक्त होने से अग्राह्य होता है। तो अतीत काल बता रहा है, ये वाद मार्ग ही चल रहे हैं, अभी जो 44 वाद मार्ग बताए थे ना वही चल रहे हैं। तो ये कह रहा है अतीत काल। तो अतीत काल क्या किसको कहते हैं, ये कह रहा है जिसे पहले कहना चाहिए यदि उसे बाद में कह रहा है, मतलब जैसे संभाषा चल रही है तो जिसको है ना पहले वो प्रकरण चला गया, मतलब किसी विषय के बारे में पहले चर्चा कर रहे थे तो उस विषय के बारे में उस टाइम तो याद नहीं आया लेकिन अब अपने को याद कर रहा है और अब अपन उसको कह रहे हैं तो उसके बारे में कह रहा है कि जिसे पहला कहना चाहिए यदि उसे बाद में कहा जाता है, मतलब अब कहा जाए तो उसको क्या कहते हैं, काल अतीत कहा जाता है। और काल अतीत जो है दोषयुक्त होता है और वो क्या होता है, अग्राह्य होता है। तो इस प्रकार से ये अतीत काल की क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी। तो यहाँ पे देखना अतीत कालम नाम यत् पूर्वम वाच्यम तत् पश्चात उच्यते, मतलब जिसको पहले कहना चाहिए उसे बाद में कहा जा रहा है तो वो क्या होता है, काल अतीत होता है। अब नीचे देखते हैं कोटेशन नंबर 59 में उपालंब। तो उपालंब की परिभाषा देखना, उपालंबो नाम हेतु और दोष वचनम, मतलब हेतु में दोषों का दिखना या कहना उपालंब कहा जाता है। फिर इसका एग्जाम्पल दे रखा है कि पहले अहेतु स्वरूप हेतुआभास की व्याख्या की गई है, तो यहाँ से इसको छोड़ सकते हैं। तो इतना याद रखना कि उपालंब की परिभाषा
कि हेतु, जो हेतु बता रहे हैं ना अपन, कारण बता रहे हैं, तो उसमें दोषों का दिखना या फिर कहना क्या कहा जाता है, उपालम कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये उपालम की डेफिनेशन होगी। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 63, हेतुअंतर। तो प्रकृते हेतु वाच्य यद विकृत हेतुमान, ठीक है। तो ये हेतुअंतर की परिभाषा दे रखी, जहाँ प्रकृत हेतु कहना चाहिए वहाँ विकृत हेतु का कहना क्या कहा जाता है, हेतुअंतर कहा जाता है। तो हेतुअंतर की परिभाषा क्या है कि प्राकृत हेतु, मतलब प्राकृत हेतु जहाँ पे कहना चाहिए ना, वहाँ पे अगर अपन विकृत हेतु कह रहे हैं तो उसको क्या कहा जाता है, हेतुअंतर कहा जाता है। तो इस प्रकार से ये हेतुअंतर की डेफिनेशन याद रखनी है। अब नेक्स्ट देखते हैं निग्रह स्थान। तो लास्ट वादमार्ग कौन सा था, 44वां नंबर निग्रह स्थान था। तो इसमें देखना नाम प्राज्य प्राप्ति, मतलब प्राज्य को प्राप्त करना क्या कहा जाता है, निग्रह स्थान कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन याद रखना, प्राज्य को प्राप्त करना निग्रह स्थान है। तो निग्रह स्थान जो है 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, ज्ञानवती सभा में 3 बार कहे जाने पर भी वाक्य के अर्थ को न जानना, है ना। ज्ञानवती सभा है और वहाँ पे 3 बार जो है वाक्य कह दिया है, लेकिन उसके बाद भी जो है उसके अर्थ को नहीं जान रहा, वाक्य के अर्थ को। तो पहला ये हो गया। फिर अन अनुयोज्य या का अनुयोग या फिर अनुयोज्य का अन अनुयोग करना, तो ये क्या हो गया इसका दूसरा और तीसरा हो गया, ठीक है। अन अनुयोज्य का अनुयोग करना ये सेकंड नंबर, और अनुयोज्य का अन अनुयोग करना ये हो गया थर्ड नंबर। तो इस प्रकार से निग्रह स्थान 3 प्रकार के होते हैं। ज्ञानवती सभा में 3 बार कहे जाने पर भी वाक्य के अर्थ को न जानना, अन अनुयोज्य का अनुयोग करना, या फिर अनुयोज्य का अन अनुयोग करना। तो ये इसके 3 प्रकार हो गए निग्रह स्थान के। अब आगे बढ़ते हैं अपन। फिर यहाँ पे देखना कोटेशन नंबर 67, यहाँ पे वाद के स्थल बता रखे हैं। तो यहाँ पे देखना सर्वम च हेतु मद ब्रूयात, मतलब कि जो कुछ बोले वह सब हेतुयुक्त बोले। तो मतलब जब वाद कर रहे हैं ना अपन, उसमें जो भी बोलना है अपने को वो क्या बोलना है, हेतुयुक्त ही बोलना है, मतलब कारण के द्वारा ही बोलना है ना। तो ये जो है रेफरेंस पूछ लिया जाता है कि ये किससे रिलेटेड है। तो सर्वम च हेतु मद ब्रूयात ये किससे रिलेटेड है, ये समभाषा से रिलेटेड है, वाद मार्ग से रिलेटेड है। तो इसको पीजी में पूछा जाता है। तो ये यहाँ पे जो है इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पीजी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से जो है इस अभी जो अपन इस वीडियो में यहीं तक पढ़ते हैं, फिर इसके आगे चैप्टर जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अब अपन यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद।